Let's improve English. उसे एक कंबल उड़ा दो। फ्रेंड्स, इसे हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? इसे और इसी जैसे बहुत यूजफुल हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो फ्रेंड्स, कई बार हम कंफ्यूज्ड हो सकते हैं कि उड़ाने को क्या कहते हैं। कुछ नहीं, सिंपली हम कहेंगे पुट अ ब्लैंकेट ओवर हिम। पुट अ ब्लैंकेट ओवर हिम यानी उसके ऊपर एक ब्लैंकेट को उड़ा दो, उसे ब्लैंकेट उड़ा दो। तुम सिर्फ झूठे ही नहीं, धोखेबाज भी हो। इसे कैसे कह सकते हैं? यू आर नॉट ओनली अ लायर बट ऑल्सो अ डिसीवर। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन्हें हम रिलेटिव कंजंक्शंस बोलते हैं क्योंकि ये साथ में पेयर होता है कंजंक्शंस का। यू आर नॉट ओनली यानी सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि, इस तरह की बात को इंग्लिश में कहने के लिए हम इनका यूज करते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो इनके बारे में आपको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि ये एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ड्स को साथ में कनेक्ट करते हैं। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट ओनली के बाद ये एक नाउन है अ लायर, और बट ऑल्सो के बाद भी एक नाउन है अ डिसीवर, यानी तुम सिर्फ एक लायर ही नहीं बल्कि एक डिसीवर भी हो। यू नॉट ओनली अ लायर बट ऑल्सो अ डिसीवर। वो विश्वासघाती ही नहीं, गद्दार भी है। He is not only a betrayer but also a traitor. ट्रेटर यानी गद्दार। He is not only a betrayer but also a traitor. यहाँ पर भी हमने दो नाउन्स को बीच में रखा है। जैसे आप सिर्फ दयालु ही नहीं बल्कि नेक दिल भी हैं। तो कुछ अच्छी बात करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। आप सिर्फ दयालु ही नहीं बल्कि नेक दिल भी हैं। तो हम कहेंगे यू आर नॉट ओनली काइंड बट ऑल्सो गुड हार्टेड। यहाँ पर आपने देखा काइंड और गुड हार्टेड ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं। तो यहाँ पर नॉट ओनली और बट ऑल्सो में हमने एडजेक्टिव्स का यूज किया। यू आर नॉट ओनली काइंड, तो आपको बस ये याद रखना है कि काइंड यानी एक एडजेक्टिव आया तो बट ऑल्सो के बाद भी एक एडजेक्टिव को ही प्लेस करना है। कोई और अगर पार्ट ऑफ स्पीच आपने ऐड किया तो वो ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा। ना सिर्फ उसने मुझे डांटा बल्कि थप्पड़ भी मारा, कह सकते हैं he not only scolded me but also slapped me। तो फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि वर्ब भी आ सकता है। यहाँ पर आपने देखा scolded and slapped ये दोनों ही verbs हैं। he not only scolded me but also slapped me। इसी को इस तरह से भी कह सकते हैं not only से सेंटेंस को स्टार्ट करके, not only did he scold me but also slapped me। Not only did he scold me but also slapped me। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर not only से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा जैसे कि did या does या do, और उसके बाद फिर he scolded me सब्जेक्ट आएगा, यानी कि not only did he scold me but also slapped me। अब फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बता देता हूँ, एडवर्ब्स को भी ये लिंक कर सकता है आपस में। he speaks English not only fluently but also confidently, यानी सिर्फ फ्लुएंटली ही नहीं बल्कि कॉन्फिडेंटली वो इंग्लिश को बोलता है। ये जो कंजंक्शंस होते हैं इनमें आपको ध्यान रखना है कि दोनों साइड पर एक ही तरह का, एक ही टाइप, एक ही क्लास आएगी वर्ड की, या तो एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स या वर्ब्स, इस तरह से। ये कार मेरी नहीं है, किराए की है। इस बात को कैसे कह सकते हैं? This is not my car, it is rented. So when something is rented, that means it is not yours. You pay somebody so that you can use it. मुझे रहने के लिए एक घर किराए पे लेना पड़ेगा। किराए पे लेना, I will have to rent a house to live. To rent a house, तो यहाँ पर rent a house यानी किराए पे घर को लेना। रेंट एक वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। अगर मैं कहता हूं कि रेंट इतना है तो वहां पर रेंट नाउन है। अगर मैंने कहा आई विल हैव टू रेंट अ हाउस, मैं हाउस को रेंट करूंगा, यानी रेंट एक वर्ब की तरह यूज हो रहा है। मैंने एक कमरा किराए पे दे रखा है। अब किराए पे लेना रेंट अ हाउस, किराए पे देना, किराए पे देने की बात कर रहे हो तो कैसे बोलेंगे? ऐसे ही कहेंगे आई हैव रेंटेड आउट अ रूम, यानी रेंट आउट। If you rent out a room or something, that means you give it to somebody. You give something to somebody for a particular period of time and he pays you and you allow him to use it. I have rented out a room, यानी कि मैंने एक कमरा किराए पे दे रखा है, और आउट को हटा के सिर्फ इतना कहूंगा I have rented a room, मतलब मैंने किराए पे कमरा ले रखा है। मकान मालिक ने किराया बढ़ा दिया है। देखिए फ्रेंड्स, इसको कितने तरीके से कह सकते हैं। The landlord has put up the rent. He has put up the rent, यानी उसने किराया बढ़ा दिया है। कह सकते हैं The landlord has raised the rent. रेंट को उसने रेज कर दिया है, या फिर He has increased the rent. किसी भी तरह से आप कह सकते हैं। तो दोस्तों, याद रखना है लैंडलॉर्ड यानी मकान मालिक, और अगर वो मालकिन हो, औरत हो, तो कह सकते हैं लैंडलेडी, लैंडलेडी। और किराएदार को टेनेंट बोलते हैं, टेनेंट। वो 4 मंजिला घर में रहता है। 4 मंजिला घर में कह सकते हैं He lives in a 4-story house।
तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो आप स्टोरी देख रहे हैं इसका मतलब कहानी नहीं बल्कि मंजिल है। जिसके अंदर हम ई नहीं लगाते हैं, सिर्फ स्टोरी होता है, उसका मतलब कहानी। लेकिन यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ई लगा हुआ है स्टोरी, इस स्टोरी का मतलब होता है मंजिल। और ये तो बात ब्रिटिश इंग्लिश की है। यूएस इंग्लिश में तो बिना ही ई लगाए उसी स्टोरी का मतलब मंजिल भी होता है। उसके घर में 4 मंजिल हैं। हिज हाउस हैज 4 स्टोरीज। हिज हाउस हैज 4 स्टोरीज। अपने घर जैसी आरामदायक जगह मुझे कोई नहीं लगती। उस जैसी कंफर्टेबल, उस जैसी अच्छी जगह मुझे कोई नहीं लगती। आई फाइंड नथिंग एज कोजी एज माई हाउस, यानी कुछ भी चीज मुझे इतनी कोजी नहीं लगती जितना मेरा घर है। कोजी यानी कि कंफर्टेबल, वार्म, आरामदायक। आग के पास बैठ के मुझे बहुत आराम महसूस होता है सर्दियों के टाइम में। गर्मी में तो आग लग जाएगी। सर्दियों के टाइम में आग के पास बैठ के मुझे बहुत आराम महसूस होता है। आई फील कोजी सिटिंग बाय द फायर। तो फ्रेंड्स आपने देखा, बाय एक प्रेपोजिशन है जिसका मतलब नियर भी होता है, यानी बाय द साइड ऑफ, साइड में बैठना, यानी बाय द फायर यानी नियर द फायर। आई फील कोजी सिटिंग बाय द फायर। अगर कहते हैं आई विल फिनिश माई वर्क बाय मंडे, तो वहां पे बाय का मतलब है मंडे तक मैं काम को खत्म कर लूंगा। लेकिन यहां पर तो बाय का कुछ और ही मतलब है। अपने कीचड़ वाले जूते लेकर अंदर मत आना, गुस्से में कहते हैं इसे। तो कैसे कहेंगे? डोंट कम इन साइड विद योर मडी शूज। विद योर मडी शूज, अपने मडी शूज को लेके मडी शूज के साथ अंदर मत आना। मेरी पैंट कीचड़ में सन गई है, इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। अक्सर मैंने देखा है कि लोग इसे पैंट बोलते हैं। मैंने पैंट पहनी है, मेरी पैंट कहाँ है? अक्सर मैं भी बोलता था इसे, जब तक मैं जानता नहीं था इस बात को। एक्चुअली में इंग्लिश में ना पैंट नहीं होता है बल्कि पैंट्स होता है। पैंट्स, ट्राउजर्स, पजामाज, ये सब जो नाउन्स है ये प्लूरल में होते हैं हमेशा, सिंगुलर में नहीं। क्योंकि कहीं ना इनमें 2 जोड़े होते हैं। पैंट्स में 2 जगह होती है ना, 2 पैर डालने की 2 जगह। जीन्स भी जीन नहीं होता, जीन्स होता है हमेशा। वैसे ही पैंट्स होता है, ट्राउजर्स होता है, पजामाज होता है, लेकिन पजामा पैंट ऐसे नहीं होता है। माई पैंट्स हैव बिकम स्टेन्ड विद मड। माई पैंट्स हैव बिकम, तो फ्रेंड्स क्योंकि पैंट्स एक प्लूरल नाउन है इसलिए हैज ना आकर के हैव आया। माई पैंट्स हैव बिकम स्टेन्ड विद मड, यानी कि दाग वाली हो गई हैं, उन पे दाग लग गया, कीचड़ में सन गई है। मेरे खाने पे थोड़ा नमक छिड़क दो। खाने में थोड़ा नमक छिड़क दो, मुझे नमक ज्यादा पसंद है। स्प्रिंकल सम सॉल्ट ओवर माई फूड। अब फ्रेंड्स आप शायद कहेंगे कि ये तो मुझे पता है, छिड़कने को स्प्रिंकल कहते हैं। ठीक है, बहुत लोगों को पता होते हैं वर्ड्स, लेकिन यही तो मैं चाहता हूं कि आपकी आंखों के सामने बार बार वर्ड्स आए और आपको आदत हो और आप अपनी पैसिव वोकैबुलरी में से वर्ड्स को उठा के एक्टिव वोकैबुलरी में लाएं। क्योंकि वर्ड्स हमें पता तो होते हैं लेकिन यूज नहीं करते। अगर यूज नहीं करेंगे तो फायदा क्या? वो तो पता ही है, बस पता होने से क्या होता है, यूज भी करना होता है ना। जो आपको आता है उसे यूज भी तो करना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको यूजफुल वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज करके बताता रहता हूं, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे कि कैसे उन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं और कैसे कॉन्वर्सेशंस को बेटर बना सकते हैं। यू विल कीप इंप्रूविंग योर इंग्लिश जस्ट लाइक दिस if you subscribe to my channel. So please subscribe to this channel if you haven't subscribed already. सिर्फ बूंदाबांदी हो रही है। अब फ्रेंड्स स्प्रिंकल का मतलब ये भी होता है बूंदाबांदी होना। इट्स ओनली स्प्रिंकलिंग और ड्रिजलिंग और स्पिटिंग। तो फ्रेंड्स बूंदाबांदी हो रही है, इसको हम स्प्रिंकलिंग बोल सकते हैं, ड्रिजलिंग बोल सकते हैं, स्पिटिंग भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि मौसम के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने बताया था मौसम कितने तरह का हो सकता है और उसके बारे में हम क्या क्या बातें करते हैं। तो उस वीडियो को जरूर देखना, आपको मेहनत नहीं करनी, यहीं पर मैं आपके लिए लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। कुछ टाइम से मेरी नौकरी छूटी हुई है, इसे कैसे कह सकते हैं? आई हैव बीन अनएम्प्लॉयड फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल यानी कुछ टाइम से। जब हम वाइल कहते हैं ना तो वाइल का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ टाइम। आप कह सकते हैं शॉर्ट वाइल, लॉन्ग वाइल, ऐसे कह सकते हैं। आई हैव बीन अनएम्प्लॉयड यानी मैं अनएम्प्लॉयड रहा हूं, नौकरी छूटी हुई है। मेरे दोस्त की वजह से मेरी नौकरी छूटी। आई बिकेम अनएम्प्लॉयड बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड, या फिर आई लॉस्ट माई जॉब बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड। आई बिकेम अनएम्प्लॉयड यानी मैं बेरोजगार हो गया, मेरी नौकरी छूट गई, बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड। मैंने अपना पूरा दम लगा के दरवाजा धकाया, कह सकते हैं आई पुश्ड द डोर विद ऑल माई माइट। हाँ फ्रेंड्स, माइट का मतलब स्ट्रेंथ भी होता है, ताकत भी होता है। वैसे आप इसे मॉडल के रूप में जानते हैं, मॉडल जो कि हमें पॉसिबिलिटी बताता है कि कुछ हो सकता है फ्यूचर में। शी माइट रिजेक्ट माई प्रपोजल, शी माइट रिजेक्ट मी। तो फ्रेंड्स माइट पॉसिबिलिटी दिखाता है, लेकिन माइट एक नाउन की तरह भी यूज होता है जिसका मतलब होता है स्ट्रेंथ।
I pushed the door with all my might। और इसी से एक प्रोवर्ब भी होता है इंग्लिश में, जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम ये कब कहते हैं? हमारा कहने का मतलब है कि जो ज़्यादा पावरफुल इंसान होता है ना, बस वो चाहे सही करे गलत करे, उसी का हाथ ऊपर रहता है। तो हम कहते हैं माइट इज़ राइट, माइट इज़ राइट। यानी इस बात को कहने का मतलब है, इस बात को हम तब कहेंगे जब कोई पावरफुल आदमी ही फ़ायदा उठा ले जाता है। बेशक वो अच्छा आदमी नहीं है या उसने कुछ गलत किया है, लेकिन उसकी पावर की वजह से वो जीत जाता है किसी भी चीज़ में। तो हम बोलते हैं भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज़ राइट। तो इस तरह से इसका मीनिंग बनता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आप इसी तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।